विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य जी, और अभिभावकगण और शिक्षकगण। जैसा कि अभी अशोक जी ने बताया कि हम आज नई शिक्षा नीति इस विषय पे एक संगोष्ठी करने वाले हैं। सर्वप्रथम विषय आता है कि शिक्षा का महत्व क्या, उसकी नीति तो बाद में बनेगी, पहले शिक्षा का महत्व क्या, शिक्षा क्यों। तो मैं अभी एक कुछ उदाहरण लेके आया था। हमारे जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं और आप सब लोगों को विषय ध्यान में है। उसका एक श्लोक है, उससे शुरुआत करना चाहूँगा। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला माग्यक्षये चायाश्रो धानु धेनु काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम चसा सकारामतनम कुलस्य महिमा रत्ने विघ्नाभूषणम तस्मादंस्य पुष्टे सर्व विषम विद्याकरम कुरु। ये एक संस्कृत का श्लोक है। इसका हिंदी में भी अनुवाद आपको बताता हूँ कि विद्या और शिक्षा का महत्व क्या बताया है। इसमें कहा गया है, विद्या एक अनुपम कीर्ति है, भाग्य का नाश होने पर वह आश्रय देती है। यानी अगर किसी का भाग्य कमज़ोर हो जाए या नष्ट होने लग जाए तो उसका आश्रय अगर मिलता है तो इस विद्या का मिलता है। यह कामधेनु के समान है। कामधेनु गाय आपने सुना होगा, है ना, देवताओं की गाय जो कामधेनु, उसके समान है ये शिक्षा। विरह में रति के समान है। रति देवी का नाम है। जो विरह अगर किसी को होती है, विरह पीड़ा, उसमें रति के समान है। यह तीसरा नेत्र है, थर्ड आई, जिसको शिव जी का तीसरा नेत्र कहते हैं ना, खुलता है। ऐसे ही हमारे दो चक्षु तो ये सामने आंखें दिख रही हैं, लेकिन हमारा तीसरा नेत्र वो शिक्षा है, विद्या है, जो हमारा तीसरा नेत्र है। यह सत्कार का मंदिर है और कुल की महिमा है। कुल का मतलब क्या, जिस कुल में हमने जन्म लिया है ना, उस कुल की महिमा क्या है। जितनी विद्या हमारे पास है उससे हम हमारे कुल की महिमा को बढ़ा सकते हैं। और बगैर रत्न का आभूषण है, मतलब जो दिखाई नहीं देता, सोना चांदी ऐसा नहीं है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आभूषण है। इसलिए अन्य सब विषयों को छोड़कर उत्तिष्ठ तस्मात् लिखा है, विद्या का अधिकारी बन, यानी विद्या को प्राप्त। इतना विद्या का बड़ा गूढ़ महत्व जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा। बहुत वर्षों से हम एक मैकाले का नाम लेते आए हैं। भाई मैकाले ने शिक्षा पद्धति में बदलाव किया। हमारे यहाँ पहले गुरुकुल पद्धति थी। गुरुकुल पद्धति में लोग विद्या अध्ययन कराते थे। उसके बाद में अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों ने उस शिक्षा नीति का बदलाव किया। उनको लगा कि शिक्षा नीति के कारण जो है भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु की स्थिति में है, तो इस शिक्षा नीति को बदल दिया जाए। तो मैकाले ने सर्वप्रथम यह तय किया और इस पूरे गुरुकुल आश्रम की हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी उसको नष्ट करके और अभी जो बाबू बनाने वाली शिक्षा पद्धति है उसको लागू किया। और उसी की परिणति है कि आज की तारीख में हमें स्किल इंडिया से लेकर के बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके लिए लाने पड़ रहे हैं कि लोग कुछ स्वरोजगार के लिए बढ़े, लोग कुछ हैंड ओवर बढ़े, क्योंकि शिक्षा में वह दम नहीं है। यानी शिक्षा में दम का अंत आप सब अनुभव कर ही रहे होंगे कि जब हम स्कूली विद्या प्रारंभ करते हैं तो जहाँ बड़ा शहर है, कुछ और सिस्टम है, वहाँ पे फिर उसका अब बाजारीकरण भी होने लगा। विद्यालय जो है वो मूल रूप से सारे विद्यालय वो केवल और केवल एनजीओ चला सकता है। एनजीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। लेकिन अब विद्यालय भी क्या है, निजी विद्यालय कहलाने लगे, प्राइवेट स्कूल्स। निजी का मतलब क्या होता है, किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह का। अब जब इस तरीके की बात होती है और दूसरी तरफ हम एक अगर देखा जाए तो कोई भी विद्यालय एक रजिस्टर्ड संस्था चलाती है और वो अपना एनजीओ होता है जिसका कि कोई काम यही होता है कि समाज में भलाई का काम करे। तो ऐसी जब शिक्षा पद्धति की जब हम बात कर रहे हैं, वर्षों से संघ संगठन से लेकर के अन्य समाज के चिंतक यह विषय करते आए हैं कि शिक्षा में बदलाव होना चाहिए। जब शिक्षा में बदलाव होना चाहिए तो करेगा कौन, तो सरकार करेगी। तो सरकार इतने वर्षों से बहुत बार शिक्षा नीति में बदलाव की बात आई। तो शिक्षा नीति की बदलाव की अगर हम बात करें तो शिक्षा नीति में 1986 में अभी वर्तमान में जो शिक्षा नीति चल रही है उसका 1986 में ये शुरू हुई, 1986 में, जब हमने 10+2 शुरू किया।
आपको ध्यान होगा उससे पहले 11वीं 12वीं अलग विषय नहीं होता था, 10th और एक अलग विषय था, 11वीं और 12वीं में 11वीं बोर्ड होता था, ऐसा करके। लेकिन 1986 में हमने 10th प्लस 2 यानी 10 और 2 यानी 10 तक वो प्लस 11वां 12वां, यानी कि 10वीं तक तो समान विषय, और 11वें में जाकर के फिर आर्ट्स कॉमर्स साइंस 3 डिसाइपल, और इन तीनों डिसाइपलों के माध्यम से एक सिस्टम तैयार किया जिसमें 10th का एक बोर्ड, एक 12वीं का बोर्ड, ऐसा तय किया। ये 1986 में चेक हुआ और 1992 में इसमें थोड़ा संशोधन हुआ। इसके बाद अगर हम देखें तो एक बड़ा शिक्षा में क्रांतिकारी जो बदलाव आया वो 2009 में आया, जिसको हम RTE बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत सरकार ने पास किया। उसके तहत एक नई पॉलिसी का जन्म हुआ। अब यह जो पॉलिसी आई है इसका नाम है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाऊं तो जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया कि बहुत सारे लोग और जो देश हित में समाज हित में सोचने वाले लोग हैं उनके मन में ये था कि शिक्षा के कारण हमारे देश की बर्बादी हो रही है, हमारे जो युवा हैं उनके अंदर कोई गुण नहीं उत्पन्न हो रहा है, केवल और केवल मात्र वह कुछ ये पढ़ लिख जाता है और इस तरीके से सिस्टम चल रहा है, और समाज में बेरोजगारी व्याप्त होती जा रही है। और इस स्थिति यह बन गई है कि अगर किसी दुकानदार का बेटा है तो वो दुकान चलाना पसंद नहीं करेगा, किसी लोहार का बेटा है तो वो उसका पुश्तैनी काम करना शुरू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ BA पढ़ लिया या MA पढ़ लिया तो वो घर के काम में न करके वो सिर्फ अपने आप को एक अधिकारी अफसर इस तरीके का एक उसके अंदर भर गए। तो इन सारी चीज़ों को जो बदलाव की हमने बात करी तो भारतीय जनता पार्टी का 2014 का चुनाव घोषणा पत्र, उसमें उन्होंने कहा कि भाई शिक्षा नीति में हम बदलाव करेंगे। ये वहाँ से इस 2020 की मैं बैकग्राउंड स्टोरी बता रहा हूँ थोड़ी सी आपको, क्यों शुरू हुई। उसके बाद में 2014 में जब केंद्र में सरकार आई बीजेपी की तो घोषणा पत्र के काम होते हैं, तो उन्होंने उसके निमित्त 2015 में एक TSR सुब्रमण्यम जो पूर्व प्रमुख सचिव थे भारत सरकार के, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया कि भाई हमें एक शिक्षा नीति में बदलाव करना है, लेकिन करना क्या। तो उसके लिए उन्होंने वो काम करना शुरू किया 2015 में। 2017 में उसकी पहली रिपोर्ट आई और 2019 में उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ। किसका? इस नई शिक्षा नीति के लिए जो समिति का गठन किया गया था TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में, उसने ये सारा बनाया। इसमें जो 2019 में जो ड्राफ्ट उन्होंने बनाया उसको फिर इक्वलाइज करने के लिए एक गवर्नमेंट ने पैनल बनाया कि भाई इसमें जो ड्राफ्ट बन गया समिति ने दिया है, लेकिन अब इसमें क्या है कैसे है, तो उसके लिए एक अलग से पैनल बनाया। और उस पैनल की जो अध्यक्षता थी वो पूर्व इसरो के वैज्ञानिक K कस्तूरीरंगन, आप सबने नाम सुना होगा। भारत का चंद्रयान और ये जो सारा सिस्टम चल रहा है उसमें इनका बड़ा योगदान रहा है। तो ये सारा K कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई 2019 में जब ड्राफ्ट आ गया कि अब इसका एनालिसिस किया जाए। तो वो जो ड्राफ्ट था वो 484 पेज का था, 484 पेज में वो ड्राफ्ट बना। और उस ड्राफ्ट के लिए जो सुझाव लिए गए, किसी नीति के लिए सुझाव लेना एक परंपरा रही है, लेकिन अभी तक क्या होता है कि सुझाव लेने के लिए कुछ NGO सेक्टर कुछ ऐसे लोगों से सुझाव लेते हैं। कौन लेता है? जो उस कमेटी में बनाने होते हैं, और उन्हीं के लोग होते हैं वो आपस में सुझाव देते हैं, उसी सुझाव को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमेटी बनती है। इवन ऐसी नीतियों को देखा गया है, क्योंकि मैं स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ा हुआ हूँ, तो केंद्र में और राज्य में जो पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें इंटरवेंशन का काम हमारा रहता है कि भाई कैसे बन रही है, क्या बन रही है, कहीं वो नुकसानदायक तो नहीं है। तो जब स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ऐसी ऐसी पॉलिसियाँ बन के आती हैं जिसको कोई एक गवर्न कर रहा होता है, यानी सिंगल NGO जो किसी व्यक्ति विशेष का है या उसके परिवार की कोई महिला या वो चला रही होती है, और वो लोग एक काम करते हैं और वो उसका एक ड्राफ्ट तैयार करके कॉपी पेस्ट पेन ड्राइव में ला के देते हैं और लोग उसका प्रिंट आउट निकालते हैं और उसकी फाइल चल जाती है। मतलब ये ऐसी ऐसी स्थितियाँ भी हमने देखी हैं। कुल मिलाकर के जब ऐसी बात है तो इस ड्राफ्ट की मोरल वैल्यू क्या, यानी ये जो शिक्षा का जो ड्राफ्ट आया है 2020, उसकी मोरल वैल्यू को अगर आप देखें तो इसमें 2 लाख सुझाव लिए गए। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ उसमें कितने? 2 लाख लोगों से सुझाव लिए गए। इसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचा गया। कितना? पूरे देश भर में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से 2 लाख सुझाव आए और 6,600 ब्लॉक यानी पंचायत समिति में ये पहुंचा है। और आप सोचोगे साहब ग्राम पंचायत तो गांव में होती है, तो शहर वालों के सुझाव नहीं लिए क्या?
नहीं, 6000 शहरी निकाय, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद ये जो होते हैं, इनमें से 6000 लोगों में से 6000 स्थानों से उनके सुझाव आए और कुल देश के 676 जिलों से इसमें सुझाव लेकर के ये पॉलिसी का ड्राफ्ट बना। अब इस पॉलिसी का ड्राफ्ट जब ये बन गया है तो अब हम आते हैं इस पॉलिसी पे। इस पॉलिसी पे आने से पहले अभी की, जैसे मैंने आपको 2 चीज़ बताई, अभी हमारे पास सिस्टम है 10+2 का। 10+2 सिस्टम में क्या हो रहा है, हम बच्चे को कौन सी क्लास में, कौन से ईयर में, जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है, जब हम उसको स्कूल में दाखिला देते हैं अभी की पॉलिसी के अनुसार, ठीक है, वो पहली क्लास में जाकर के भर्ती होता है। वो अलग बात है कि हम 3 साल का या 4 साल का होने के बाद डाल देते हैं, उसमें नर्सरी, केजी, प्रेप, वो सब चलता है, दैट इज़ अलग, वो अलग सिस्टम है। लेकिन अभी 10+2 सिस्टम है, 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है, जब वो पहली क्लास में भर्ती होता है, और 6 से 16 वर्ष तक वो है 10वीं क्लास में पढ़ता है। 10 साल हो गए 6 साल से लेकर के, और उसके बाद में 2 साल जब वह है वो 16 साल का हो गया, 17वीं साल और 18वीं साल, यानी 18 साल का होकर के वो 10+2 करके निकलता है। उसके बाद का जो सिस्टम है वो हायर एजुकेशन सिस्टम, ये स्कूल एजुकेशन, उसके बाद हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या होता है, उसमें यूनिवर्सिटी होती है। यूनिवर्सिटी कौन तैयार करता है, ऑटोनोमस बॉडी होती है। सरकार एक संविधान, क्या कहते हैं, संसद में या अपने विधानसभा में उसका ऑर्डिनेंस पास करती है और उसको एक ऑटोनोमस बॉडी बनाती है, और वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। कुछ कॉलेज भी होते हैं, वो विश्वविद्यालय, किसी न किसी विश्वविद्यालय से संबंध होते हैं, लेकिन गवर्नड बाय गवर्नमेंट भी होते हैं। जैसे यहाँ जोधपुर में पहले नहीं थे, अभी 3 महाविद्यालय हो गए। तो कहने का मेरा मतलब ये ऊपर का सिस्टम है। उसके लिए भी क्या है, अलग अलग एजेंसीज बनी हुई हैं। कौन कौन सी एजेंसीज हैं आप अगर देखेंगे तो, एक UGC होती है, एक NCERT होती है ना, एक CIT होती है शिक्षक एजुकेशन के लिए, अभी मैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करूँगा। इन सारे सिस्टमों को देखते हुए सरकार ने इन दोनों सिस्टम्स में चेंज करने की बात की है। कोई बच्चा BA पढ़ रहा है, कोई MA पढ़ रहा है, यानी आर्ट्स का उसका सब्जेक्ट लेके काम कर रहा है, यानी BA करेगा, MA करेगा, MA के बाद PhD करेगा, MPhil करेगा, ये उसका हायर एजुकेशन सिस्टम है। BA के साथ साथ में एडिशनल BA भी होती है, यानी आपके पास अगर कोई एक सब्जेक्ट छूट गया है तो आप उस अतिरिक्त सब्जेक्ट में करना चाहो तो एक अलग सब्जेक्ट में सिर्फ एक विषय का कर सकते हो। ऐसे ही हम देखें तो एक विषय 2 विषय लेकर के भी एक अलग से स्पेशल BA या MA किया जा सकता है। उसी तरीके से एक अलग पैरेलल सिस्टम नए डेवलप हुए, जिसमें मेडिकल शिक्षा है आपकी। मेडिकल शिक्षा में भी नर्सिंग की शिक्षा अलग, MBBS की अलग, और वो सारा एक पूरा सेटअप सिस्टम है। उसी तरीके से लॉ की है, लॉ के कॉलेज है, ग्रेजुएशन के बाद होता था पहले, आजकल 5 ईयर लॉ हो गया, यानी 12th के बाद सीधा लॉ में एडमिशन कर सकते हैं, और LLB प्लस BSc या LLB प्लस BA या LLB प्लस BCom, इस तरीके से वो कोर्स डिसाइपल होता है। उसके लिए NLU भी अभी बने हुए हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे देश भर में, लगभग कितनी 8 एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है शायद। तो ये इस तरीके का एक एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम बना है। उसमें कुछ निजी विश्वविद्यालय भी अब आ गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जिसको हम कहते हैं, वो कोई एक संस्था बनाती है और फिर उसको चलाती है। जैसे अपने यहाँ JCRC था, जोधपुर विश्वविद्यालय के नाम से, उसमें छापा वापा पड़ा क्या, डिग्री विग्री का आपको ध्यान में आया होगा। ऐसे ही कुछ और विश्वविद्यालय बने, नए विश्वविद्यालय बने, और कॉलेज और महाविद्यालय, ये सारी चीज़ें बनी। अब हम वापस आते हैं कि अब ये जो ड्राफ्ट बना, ये मैंने अभी आज का सिस्टम जो चल रहा है वो थोड़ा सा आपको बताया। 10वीं में आते ही हमारे यहाँ स्कूल सिस्टम में भी यही होता है, कोई आर्ट्स लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, कोई साइंस लेगा, साइंस में भी कोई मैथ्स लेगा या कोई बायो लेगा, ऐसे ही है। अब आप विचार कीजिए, BSc की बायोलॉजी ली उसने, और BSc करने के बाद वो उसके BSc के बाद उसने MA की, करते हैं नहीं करते, और इंजीनियरिंग करने के बाद भी MA की, और MA क्यों की, क्योंकि उसको IAS बनना था। तो IAS में क्या है कि वो जो उसने अभी तक जो 20 साल तक पढ़ाई की, 25 साल तक जो पढ़ाई की, उसको लगा यार ये टफ पड़ता है पेपर, तो क्या करना, तो वो MA जियोग्राफी से करेगा, या MA किसी सोशल स्टडीज से करेगा, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से करेगा, और उस MA के आधार पे वो अपना कंपटीशन फाइट करके IAS बन जाएगा। यानी कि 20 वर्ष उसने पढ़ाई की, उसका कोई महत्व नहीं। महत्व किसका हुआ, केवल वो लास्ट के 2 वर्ष जो काम किया उसने। यानी ये इस तरीके का लकूना बहुत सारा समाज सोसाइटी में है। अब आप विचार कीजिए कि डॉक्टर बना है,
MBBS की या डॉक्टर बना। अब उसने पढ़ा क्या, फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी और बायोलॉजी पढ़ी, तो वो MBBS उसने नीट या जो भी आजकल नीट हो गया, पहले PMT था, तो अब वो नीट दे करके वो डॉक्टर में MBBS में एडमिशन हो गया। आप बताओ MBBS डॉक्टर के लिए फिजिक्स का कोई रोल होता है क्या? मतलब बहुत माइनर, नहीं पढ़ेगा तब भी चलेगा। इंजीनियरिंग वाले के लिए फिजिक्स का महत्व है, उसके लिए केमिस्ट्री का कम महत्व है, थोड़ा बहुत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अधिक महत्व नहीं है। अब उसको पढ़ना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वो फिक्स पैटर्न है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये जो सारे सिस्टम जो बने हैं, ये सिस्टम को लेकर के ऊहापोह थी। दूसरा क्या, अगर सपोज करो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर पढ़ाई में, कमज़ोर का आकलन क्या होता है, उसकी मार्कशीट, अंक तालिका, अंक तालिका में नंबर कितने आए, उसके परसेंटेज कितने हैं, उस परसेंटेज के आधार पे उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी तय होती है। वो एक्स्ट्रा करिकुलम में कितना ही होशियार हो, वो घर परिवार में मौसी के, बुआ के, सबका लाडला है, लेकिन अंक कम है, उसके नंबर कम आ रहे हैं, तो वो क्या है, डफर है, यानी पढ़ाई में होशियार नहीं। तो फिर मौसी का लाडला, मौसी अरे यार तू पढ़े नहीं यार, काम रो नहीं। मतलब क्या, सपोज कीजिए साल भर बच्चे ने मेहनत की, भयंकर मेहनत की, और वो एक्सपर्ट है, सब कुछ लिख सकता है, जिस दिन एग्जाम था उससे 2 दिन पहले उसके दस्त लग गए, मे बी पॉसिबल। ऐसे दस्त लगने पे क्या होगा कि वो उसका एग्ज़ाम पेपर ख़राब होगा, और एग्ज़ाम पेपर ख़राब होगा तो उसके नंबर भी कम आएंगे। तो अब उसकी साल भर की स्टडी को आपने नापा किससे, उस 3 घंटे के 2.5 घंटे के पेपर से। उस 2.5 घंटे के पेपर में उसने जो लिखा है वो उसकी साल भर की मेहनत। यानी ये जो सिनेरियो है ये बच्चों को डिमोरलाइज कर रहा है। यानी बोर्ड के परीक्षा के बाद में, जोधपुर में ही, बाहर तो हम कहाँ जाएँ, जोधपुर में ही देखते हैं तो अपने गुलाब सागर में कोई डूबान, कोई कायला में डूबा, ऐसे समाचार भी छपते हैं कि नहीं छपते हैं। तो क्या शिक्षा के कारण इस स्तर पे जाना चाहिए? दैट इज़ नॉट फेयर, गलत बात है। तो इन सारी चीज़ों को देखें। फिर BA पढ़ा, अगर उसने बच्चे को पूछा, भाई शादी योग्य होता है 18-20 साल के बाद में, तो उसकी स्टडी को भी ध्यान किया जाता है, भाई लड़की कौन सी क्लास में या क्या पढ़ रही है, लड़के की अगर शादी वाले आते हैं तो वो क्या कर रहा है, यानी कि इन द फ्यूचर वो क्या कर सकेगा। यानी वो उसकी जो बेटी का बाप जो देखने आया है वो उसको ये तसल्ली हो जाए कि छोरा मेहनती है, कुछ कमा करके मेरी बच्ची का पालन लालन कर देगा तो उसके साथ शादी करेगा, यही सिस्टम है। अब उसको लगेगा तो BA पढ़ रहा है, यानी क्या हुआ, 80% डिमोरलाइज हो गया, उसकी लाइफ स्किल ख़त्म हो गई, ऐसा ही हुआ। और फिर लास्ट में जाते जाते क्या है, BSc कर ली, नहीं लगे। BSc को अगर अपन टू सुपीरियर माने तो कहीं नहीं लगे तो क्या करेंगे, B.Ed करेंगे, और क्या करेंगे, लॉ करेंगे, मतलब रास्ते खुले होते हैं। B.Ed करने के बाद में पहले वो 1 साल की, अब 2 साल की, ऐसा भी है ना। फिर B.Ed करने के बाद में, B.Ed करने के बाद में भी कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करेंगे सबसे पहले, तो क्या करेंगे, कोचिंग करेंगे, कोचिंग में पैसे खर्च करेंगे, फिर उसमें टेट और रेट और क्या क्या एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम में मेरिट में नंबर आ गया तो हमारा उसमें सिलेक्शन होगा, उसके लिए हम कम से कम 3 साल, 2 साल, 2.5 साल लगाएंगे। घर वाले देखेंगे कि बच्चा नौकरी के लिए इसलिए तैयारी कर रहा है, तो उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, यानी जैसा भी है चलाएंगे। ये जो सिस्टम एक ताना बाना बुना है, उससे एक बहुत बड़ा तबका जिसको हम यूथ कहते हैं, युवा कहते हैं, वो बेरोजगार की श्रेणी में जा रहा है। वो जब इन सारी चीज़ों को ऊहापोह में जब उसको लगता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तब तक उसकी उम्र 30 के आसपास हो चुकी होती है, 30-32 साल का, 28 साल 30 साल हो चुकी होती है। उसके बाद में उसको कहोगे अब तू बिजनेस कर, फिर वो लास्ट में थक हार करके जाता है, फिर वो एक घर पे ही दुकान खोलेगा या जो कुछ भी करेगा, अल्टरनेट फैक्ट्री जाएगा या जो भी करेगा। यही वो अगर उसका शुरू से स्किल था, जैसे मैंने कहा कि बच्चा मौसी का लाड़का है, बुआ का लाड़का है, लेकिन पढ़ाई में होशियार नहीं है, उसको अगर कोई हैंडवर्क दिया जाए, कोई बिजली का काम दिया जाए, कोई सुथार का काम दिया जाए, कोई लकड़ी का काम दिया जाए, तो वो उसमें स्किल है, वो अच्छा कर सकता है। लेकिन घर वालों को क्या है, एक टारगेट फिक्स है हमारा, क्या इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, बस, और क्या बनाएंगे, CA बना सकते हैं, वकील तो आजकल कोई नहीं चाहता। वो 5 ईयर LLM उसमें लॉ यूनिवर्सिटी में हो जाए तो उसके लिए घर वाले
बाहर वाले सारा, चाहे वो ज़मीन बेचनी पड़े, खेत बेचने पड़े, उसके लिए पैसे की व्यवस्था करें, क्योंकि हाई इंस्टीट्यूशन तो फीस भी हाई। अब मैं इस पद्धति में आ जाता हूँ। ये आपने देखा आजकल का सिनेरियो। अब इस शिक्षा नीति में सरकार क्या चाहती है? सरकार शिक्षा नीति में वही चाहती है जो इतने वर्षों से हमारे मन में था कि शिक्षा में ये बदलाव होना चाहिए, वो इस ड्राफ्ट में आया है। आप अगर ड्राफ्ट खोल के देखेंगे, नेट पे अवेलेबल है, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन का मतलब होता है कोई भी नीति बनाई जाती है तो सबसे पहले वो सरकार बनाती है, उसकी कमेटी बनाती है, कमेटी तैयार करती है, तैयार करने के बाद में उसका ड्राफ्ट पेश करती है। अभी शिक्षा नीति ड्राफ्ट की स्टेज में है और यह ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन यानी जनता के बीच में डाल दिया है। यानी आजकल पब्लिक डोमेन का मतलब होता है इंटरनेट पे चढ़ा दिया और इंटरनेट पे कोई भी उसको सर्च करके देख सकता है, देख करके पढ़ सकता है। उसमें कोई आपको लगे कि ये गलत है तो उसके लिए सुझाव अभी आमंत्रित है, जैसे अभी सर ने कहा 30 तारीख तक तो हम दे सकते हैं। नहीं देंगे तो क्या होगा, इस बिंदु पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आ जाते हैं वापस शिक्षा नीति पे कि अभी शिक्षा नीति में किया क्या गया है। तो मैंने जैसे आपको बताया 10+2 बताया ना, तो इस शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है वो 29 जुलाई 2020, कितनी आज कितनी तारीख हुई है? 27 अगस्त 28 अगस्त है, यानी लगभग 1 महीने पहले जारी हुआ है। किसने किया? HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, केंद्र सरकार का एक पूरा मंत्रालय जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते हैं, उसके जो मंत्री हैं उन्होंने उस ड्राफ्ट को जारी किया। आपको बता दूं वो पहले आदर्श विद्या मंदिर में, वहाँ जो उत्तराखंड का है उसमें वो टीचर रहे हैं, आज मंत्री हैं, तो उन्होंने वो ड्राफ्ट पेश किया। उसका उद्देश्य क्या है इसको पीछे बनाने का? इसमें स्पष्ट लिखा है, इसका जो मोटिव होता है ना किसी चीज़ को करने का, उसका ये है भारत को वैश्विक ज्ञान शक्ति केंद्र बनाना लक्ष्य है। अब एक लाइन से अगर हम समझना चाहें तो बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा उद्देश्य है कि भारत को वैश्विक यानी विश्व स्तर का ज्ञान शक्ति केंद्र यानी ज्ञान का शक्ति केंद्र बनाना इसका लक्ष्य है। उसमें बाकायदा उन्होंने स्पष्ट लिखा है तक्षशिला, नाम सुना है? नाम सुना है? नहीं, तक्षशिला, नालंदा, ऐसे बड़े विश्वविद्यालय भारत में थे। चाणक्य जो उसके क्या थे? शिक्षक थे। उन्होंने पूरे देश में चंद्रगुप्त को लेकर के राज्य खड़ा किया। उनकी चाणक्य की नीतियां हैं, है ना। ऐसे जो विश्वविद्यालय देने वाला देश आज की तारीख में कहाँ आ गया? आज हमारा जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में कोई एक आधे का किसी का नाम आता हो तो आता हो, नहीं तो वो भी नहीं है, यानी विश्व स्तर की। यानी हमारे इस देश को जब हम विश्व स्तर की बनाएंगे तो उसके लिए ये शिक्षा नीति इसमें आई। इसलिए इसमें एक बदलाव, जैसे अभी सर ने भी बताया आपको कि पहले जो HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जी थी, शिक्षा विभाग ने इस मसौदे में कहा है कि जो लोग शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं उसका नाम दूसरा क्यों? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम नहीं है, ये शिक्षा का काम है, तो उसका नाम ही शिक्षा विभाग कर दिया जाए। एक इसमें एक इशू ही आया। अब वो जो HRD मिनिस्टर था अब शिक्षा मंत्री कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो दूसरा जो मैंने आपको बताया ना अभी 10+2 सिस्टम है, उसकी जगह अब क्या सिस्टम हो जाएगा? 3+5+3+3+4, 5+3+3+4, यानी 5 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। ये स्कूली शिक्षा की बात कर रहा हूँ, कॉलेज पे अभी नहीं पहुँचा मैं। 5 वर्ष का मतलब क्या? 5 वर्ष का जगह हम बात करेंगे तो इसमें पहला मॉडल जो है 5 वर्ष का, वो मॉडल है, उसमें भी फिर 2 टुकड़े किए हैं, 3+2 यानी 3 साल और 2 साल। अभी हम जो बच्चे को 6 वर्ष का हो जाता है तब उसको पहली क्लास में डालते हैं, एडमिशन लेते हैं गवर्नमेंट सिस्टम में। अब उन्होंने क्या किया, अब इस पॉलिसी अगर ये लागू हो जाती है तो इसको 3 वर्ष का जब बच्चा हो जाएगा, कितने वर्ष का, तो उसको स्कूल में ले आओ, जिसको कई जगह गाँव में आंगनवाड़ी केंद्र और उसके माध्यम से संचालित कर रहे थे। अब उस बच्चे को 3 वर्ष का होते ही स्कूल में, लेकिन किताबें नहीं होंगी उसके पास, किताब नहीं होगी, पढ़ाना नहीं है उसको, तो फिर स्कूल क्यों बुला रहे? आपको याद होगा जब बचपन में स्कूल जाते थे
तो वो मम्मी जो है गोदी में लेकर के जाती थी जब तक तो ठीक है, लेकिन वो जैसे ही भाई जी को या स्कूल में छोड़ते तो बच्चा मम्मी के गले पड़ता कि मेरे को नहीं जाना, है ना। रोना आज भी होता है स्थितियाँ। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ जाकर उसको बोरियत महसूस होती है। मैडम बैठ जाएंगी, बच्चों को बैठ जाएंगी, थोड़ा बहुत कुछ करेगा तो वो स्लेट से मारेगी या जो भी एक्सरसाइज है, तो उसको लगता है कि यार मज़ा नहीं। उसको मज़ा कहाँ आता है? उसको घर में आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो चाहे जहाँ कूद सकता है, चाहे कहीं खेल सकता है, चाहे कुछ पटक सकता है, चाहे तकिया फाड़ सकता है, कुछ भी। तो उसको वहाँ खिलौने विलौने मिलते हैं छोटे, वो पड़ोस में जाएगा या किसी रिश्तेदारी में जाएगा तो उसकी ललक क्या होती है? उसकी ललक ये नहीं होती है कि सोने की चैन कहाँ रखी है, कि बींटी कहाँ रखी है, कि बटुआ कहाँ रखा है। उसकी ललक क्या होती है? यार इनके यहाँ ये हाथी बड़ा बढ़िया है छोटा सा, तो उस हाथी को कैसे मैं उड़ाऊँ, इसको मेरे साथ ले जाऊँ। ऐसे ही होता है। तो इसलिए ये 3 वर्ष का बच्चा स्कूल में सिर्फ इसीलिए बुला जाए कि वो वहाँ खेले, वहाँ कूदे, वहाँ सिस्टम में वो स्कूल के साथ फैमिलियर हो, और उसको घर पे अच्छा न लग के स्कूल में अच्छा लगे। यानी अगले दिन जब आए तो स्कूल कब मैं पहुँचूँ, इस बात का जिक्र किया जाए। उसके लिए एक सिस्टम, यानी 3 साल से 3 वर्ष का हो जाएगा तो 3 साल तक सिर्फ उसको इस सिस्टम के तहत पढ़ाना लिखाना, कुछ खिलौने विलौने उसके माध्यम से उसको फैमिलियर करना। तो कितने साल का हो गया वो? 3 साल का एडमिशन हुआ, 3 साल उसको ऐसे ही पढ़ाया बिना किताबों के, तो कितने साल का हो गया? 6 साल का। यानी आज जिस उम्र में हम पहली क्लास में भेजते हैं वो उस समय तक का हो गया। तो अब वो पहली क्लास में 6 साल का होने पे ही आएगा, यानी अब 2 साल पढ़ेगा, यानी पहली और दूसरी जो भी आ ए बी सी डी जो भी है वो पढ़ेगा। पढ़ेगा किस में? मातृभाषा में। मातृभाषा का मतलब क्या? जो स्थानीय भाषा है, लोकल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। तमिलनाडु में है तो तमिल में पढ़ेगा, कन्नड़ में है तो वहाँ केरला में, जो भी जहाँ जो भाषा चलती है उसमें चढ़ेगा। हमारे यहाँ जैसे राजस्थानी मान्यता नहीं है अभी भाषा को, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज में मारवाड़ी अलग है, हाड़ौती अलग है, डूनानी अलग है, तो वहाँ जिस लैंग्वेज में जो चलेगा उसमें उसको समझाने का प्रयास करेंगे। फिर बाद में जब ये शिक्षा नीति बनी, लोगों का दबाव आया, साहब इंग्लिश मीडियम स्कूल फेल हो जाएंगे, तो उसमें ये भी डाला गया है अब ऑप्शन कि भाई अगर ऑप्शनल है, अगर वो इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, छूट। अब ये हो गया 5 साल का टेन्योर, यानी 3 साल बिना बस्ते के और 2 साल पहली दूसरी, ये 5 साल का ये कोर्स खत्म। अगला स्टेज जो है वो वापस 3 साल, यानी पहली दूसरी तीसरी, इसको कहेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें बच्चा 8 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक पढ़ेगा और इसमें उसको भाषा सिखाई जाएगी और साथ में संख्यात्मक कौशल, ये जो पहाड़ें गिनतियाँ ये सारा उसका सिस्टम जो चलता है वो होगा। इसमें भी क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा चलेगी। यानी कौन सी क्लास तक का हो गया वो है? वेरी गुड, 5वीं क्लास तक का ये स्टैंडर्ड हो गया। अब हम वापस आते हैं तो फिर 3 साल का एक स्टेज और है, उसको कहा है मिडिल स्टेज। ठीक है, वो होगा कक्षा 6, 7, 8 इन 3 क्लासों का। अब यहाँ थोड़ा सा बदलाव क्या हो रहा है कि बच्चे जनरली गाँवों में यहाँ देखा जाता है तो वो स्कूल कब ड्रॉप आउट होते हैं? वो 8वीं क्लास 7वीं क्लास तक आते आते ड्रॉप आउट होते हैं। माँ बाप के पास पैसे नहीं है, घर में काम है या कुछ भी है, सिखाना है, पढ़ना है, ट्रांसफ़र हो गया या माइग्रेंट हो गए या कहीं फैक्ट्री में नौकरी कहीं थी और कहीं चले गए, तो उस तरीके से बच्चे का स्कूल का जो ड्रॉप आउट है वो 8वीं क्लास तक आते आते होता है। 9, 10 अगर उसने पढ़ लिया तो वो आगे जाता है, ऐसा अभी तक का रिसर्च एनालिसिस है। तो ये 6ठी 7वीं 8वीं उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण टेन्योर समय है। तो इसमें शिक्षा में थोड़ा सा चेंज किया, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हम सब लोगों की इच्छा है कि अब इस शिक्षा से जो है केवल टीचर या बाबू नहीं बने, कुछ स्किल डेवलपमेंट हो, तो उसको 6ठी क्लास से ही शुरू कर देंगे। उसको व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा, उसको इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी 6ठी क्लास से। इंटर्नशिप का मतलब क्या? इंटर्नशिप क्या होती है? अभी इंटर्नशिप होती है जब वो ग्रेजुएट कॉलेज में चला जाता है या इंजीनियरिंग कर रहा होता है, तब उसकी इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप होती है। यानी इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते वो जिस इंजीनियर, जैसे अगर टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कर रहा है तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में जाकर के 6 महीने या 8 महीने काम करके आएगा और वहाँ से सर्टिफिकेट लाएगा तो उसकी इंटर्नशिप मानी जाएगी। ये अभी वहाँ जा कर के होता है, लेकिन अब 6ठी क्लास से शुरू होगा। 6ठी क्लास से क्या? बच्चे का शौक़ है। क्या शौक़ है? कि भाई वो मिट्टी के बर्तन बनाना सीखता है, तो किसी कुमार क्या जा, तो वो आफ्टर स्कूल या स्कूल हॉलीडेज़ में या टेन्योर समय में उसका सिस्टम बनाएंगे, वो वहाँ जा कर के 15 दिन 7 दिन वो वहाँ सीख करके आएगा मस्ती से। उसको
उसी उमंग है, कोई पेंटिंग की है, कोई लोहारगिरी का है, ऐसे बहुत सारे जो काम है उसमें डिफाइन किए गए हैं। तो वो और भी उसमें ऐड हो सकते हैं स्थानीय के हिसाब से, तो बच्चा वहाँ जा कर के भी सीखेगा। यानी ओनली किताबी ज्ञान नहीं, भौतिक ज्ञान जो है वो वहाँ शुरू होगा। अब हम अगली स्टेज पे आए हैं, वो सेकेंडरी लेवल हो गया। जो अभी हम 10+2 कर रहे थे ना, तो 8वीं तक वो पूरा हो गया मामला। अब जो सेकेंडरी लेवल है वो 4 साल का है। अभी 2 साल का था 11वीं 12वीं, अब वो 4 साल का है। 4 साल का क्या क्या, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, पैटर्न वही चल रहा है, सब कुछ वही है। अब इसमें चेंज क्या आएगा, अभी जैसे 10वीं पास करने के बाद आर्ट्स लोगे, कॉमर्स लोगे, साइंस लोगे, अब आप 8वीं पास करने के बाद में आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। आपको चूज़ करने हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट चूज़ करने हैं कब से, 9th से। 9th से करना, 9th 10th 11th और 12th, 4 साल वो सब्जेक्ट उसमें पढ़ सकता है। अब सब्जेक्ट क्या लोगे, जब आपके साइंस बायो कॉमर्स है ही नहीं, तो जब आप इसको हटा दोगे आर्ट्स कॉमर्स को, तो क्या करेंगे। तो उसमें उन्होंने कहा बच्चा स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र कैसे, उसको लगे कि मेरे को मैथ्स पढ़नी है तो वो मैथ्स ले सकता है। मैथ्स के साथ साथ में उसको लगा कि मैं तो विशेष हिंदी पढ़ूंगा, तो वो हिंदी लिटरेचर ले सकता है। उसको लगा कि यार नहीं, मैं कॉमर्स में उसका अकाउंटिंग और सीखूंगा, तो वो अकाउंटिंग ले सकता है। यानी कि कॉमर्स का, आर्ट्स का, साइंस का कोई भी विषय लेकर के वो उसमें पढ़ाई शुरू कर सकता है। यानी अब वो मिक्स हो गया, क्लब हो गया। अब उसको डिसाइपल चेंज नहीं कर, चूज नहीं करना, अब उसको सब्जेक्ट चूज करना है। ग्रुप नहीं रहेगा, ग्रुप खत्म हो जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट विशेष रहेगा, विषय। अब उसको विषय का चयन करना है, ग्रुप का चयन नहीं करना। उसको जो पसंद विषय है वो विषय ले। कॉमर्स भी पढ़ सकता है। अब वो साइंस में उसको लगा कि मुझे बायोलॉजी लेनी है, तो वो बायो ले सकता है। फिर उसको लगा कि यार बायो के साथ में मेरा थोड़ा ज्ञान है कंप्यूटर का, ये सारा, तो वो कंप्यूटर विषय भी ले सकता है। उसको लगा कि वो जो है इसके क्या करना है आपके कॉमर्स के या इसके कोई सब्जेक्ट और लेना चाहिए, मतलब खुला छूट है उसको। सब्जेक्ट फिक्स होंगे, हाँ, सब्जेक्ट की लिस्ट होगी, उनमें से आपको 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट जो लेने हैं वो उसमें से लेने। अभी ये ड्राफ्ट आया है, ये अभी पॉलिसी है, अभी आपसे राय मांगी जा रही है कि हम ऐसा करने वाले हैं। आपको लगता है कि नहीं करनी चाहिए साहब, गलत कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो। आपको लगे कि नहीं बिल्कुल सही कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो। ये अभी सरकार ने जनता के बीच में रखा है कि हम इस तरीके की पॉलिसी बनाने वाले। तो अब ये आपके बीच में आया है, 30 तारीख तक उसमें आप जवाब दोगे, फिर ये इस पे पॉलिसी पे और मंथन होगा। मैं इस विषय पे लास्ट में बोलूँगा थोड़ा सा। अब बात समझ में आ गई। अच्छा सर, आपने बताया 6, 7, 8 में इंटर्नशिप देंगे, बच्चों को सिखाएंगे, तो वो स्कूल बेस पे ही बताएंगे, सिखाएंगे? स्कूल लेवल से ही तय होगा। उसकी कमेटी बनेगी, वो कमेटी उसमें लिंक करेगी आपस में। उसके लिए भी मैं अभी थोड़ी सी जानकारी रखूँगा आपके बीच में। तो ये सिस्टम अभी समझ में आया आपके, ये 5 तक का सिस्टम। उसके बाद वो बच्चा कहाँ चला जाएगा, यूनिवर्सिटी चला जाएगा। एक बीच में छोटी सी जानकारी और रखूँ। हाँ जी, कर पाएगा, लेकिन उसके लिए एक समय अवधि कुछ उसमें तय करेंगे। और ये नहीं कि वो 4 साल उसको पढ़ना है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 9वीं में सब्जेक्ट लिया वो 10वीं में छोड़ दिया, 10वीं में लिया वो 11वीं में छोड़ दिया, ऐसे हर बार चेंज करेगा तो क्या पढ़ाई का मतलब। लेकिन वो चेंज कर सकता है, और पर्टिकुलर एक अवधि उसमें तय करेंगे कि भाई अगर वो पढ़ा 6 महीने 8 महीने अधिकतम, उसको नहीं लगा, तब वो चेंज कर सकता है। ये नहीं है कि 4 साल 3 साल बाद में जाके गए सब, अब मेरे को पसंद नहीं आ रहा, अब मैं दूसरा पढ़ूंगा। ऐसा उसमें एक सिस्टम कुछ बनाएंगे। यानी कि अब इसमें जो सेकेंडरी लेवल है उसमें प्लस क्या होगा, योग की शिक्षा प्लस होगी। खेल, नृत्य, डांस, ये जितने भी आजकल जो एक्स्ट्रा सिनेरियो चल रहे हैं उसमें नहीं, डिप्लोमा प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम नहीं। कल्चरल तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। ये विषय है उस विषय की जानकारी और उसकी विशेषज्ञता के लिए। यानी बच्चा पढ़ाई के साथ साथ में, पढ़ने के बाद में डांस क्लास जाती हैं बच्चियाँ सीखने, पढ़ने के बाद में वो सिलाई की क्लास जाती हैं सीखने, पढ़ने के बाद में वो जो है रसोई की क्लास जाती हैं सीखने। अब हम कह रहे हैं कि जब वो 9th 10th 11th 12th में 4 साल होगा, उस समय वो इस क्लास को ज्वाइन करें। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम जो क्लास है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम।
यानी अभी हम एक्स्ट्रा करिकुलम जोड़ते हैं, उस बच्चे पे खर्च करते हैं पैसा, उसके लिए अलग सेंटर भेजते हैं। अब वो स्कूल में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं जो 4 साल है उसके दौरान ही वो करे, ये इसमें आ गया। एक थोड़ी सी और, अब समय का सर ने कहा था लेकिन क्या करूँ, विषय बहुत अच्छा है इसलिए अब बीएड की एक मैं बीच में डाल देता हूँ। अब एजुकेशन सिस्टम आया तो बदलाव भी होगा, तो टीचर को भी बदलाव करना पड़ेगा, तो टीचर के लिए बीएड में भी बदलाव होगा। अब बीएड का जो सिस्टम है वो अभी 2 साल का है, वो 4 साल का हो जाएगा। कितने? 4 ईयर डिग्री कोर्स होगा 4 साल का। और 4 साल के साथ साथ में वो ये कह रहे हैं मेरिट बेस्ड छात्रवृत्ति भी देंगे। अब 4 साल पढ़ा तो अब वो आप 4 साल पढ़ने के बाद में उसको नौकरी मिलेगी, इस बात की भी कुछ गारंटी देंगे। भाई 4 साल जिसने कोर्स किया, मेरिट में वो उसके नंबर आए, जो उस नंबर सिस्टम के अनुसार जो टॉप में उनको छात्रवृत्ति जो कहते हैं ना वो देंगे। साथ में कुछ श्योरिटी देंगे कि हम इन गाँवों में, गाँव स्तर के जो स्कूल्स हैं उसमें जो है आपको अपॉइंटमेंट देंगे। इस तरीके का कुछ सिस्टम भी वो डेवलप करने की बात इस पॉलिसी में करते हैं। साथ में वो ये कहते हैं कि जो टीचरों की ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको भी सही किया जाए। अभी क्या होता है, कांग्रेस सरकार आई तो एमएलए कांग्रेस का है, तो एमएलए के पास में मिलने वाले जुलने वाले जो अध्यापक हैं उसके पास पहुंचेंगे, वो अपनी एक लिस्ट बनाएगा, हो सकता है किसी से सिफारिश करवाए या दूसरा किसी से कुछ चंदा फंदा जो कुछ भी सिस्टम करें, और उसकी वो सूची जाएगी, फिर भागा दौड़ी करते फिरेंगे। किस लिए? क्योंकि एवरी टीचर वांट टू डू देयर जॉब एट हिज होम प्लेस, जहाँ वो रह रहा है, जहाँ घर है, वहाँ नौकरी करना चाहता है। इसलिए तो इसके सिस्टम के कारण क्या हो रहा है कि जहाँ नीड है, जहाँ टीचर की ज़रूरत है वहाँ है ही नहीं, और जहाँ एक विद्यालय जहाँ बच्चे 40 हैं और टीचर 10 हैं, और जहाँ 400 विद्यार्थी हैं लेकिन अध्यापक 4 हैं, तो ये जो सिनेरियो चेंज हो रहा है उसके लिए कह रहे हैं कि इसकी एक फ्लेरेंट पॉलिसी बने, सिस्टम पूरा डेवलप हो। हर नहीं वो आप उसमें डालना, ये आपका सजेशन आप नोट करो और इस सजेशन में लिखना चाहिए हमें, मैं इसीलिए ये जिक्र आपके बीच में कर रहा हूँ। तो अब ये जो पॉलिसी जब होगी तो ये 4 वर्षीय डिग्री कोर्स, ये ट्रांसफ़र पॉलिसी, इन सारी चीज़ों को भी किया जाएगा। साथ में जो टीचर ऑलरेडी इन वर्किंग है, जो काम कर रहा है, उसके लिए सीपीडी यानी शिक्षक का समय समय पर उसका स्ट्रेंथन होना। अब आज हम बात कर रहे हैं, जब बैठे हैं तो आज की तारीख में ज़माना किसका? मोबाइल का। और मोबाइल के ज़माने के साथ में क्या बड़ी बात कि वो इंटरनेट, तो ये जो सिस्टम है इसको बदलना कैसा, तो उसके लिए इतिहास भी और वो सारी जब विषय चेंज होंगे, सारे चेंज होंगे, तो उसका जो कोर्स का जो डिज़ाइन है वो एनसीईआरटी बनाएगा, ये इसने कहा है। दूसरा उसमें ये कहा है कि जो हमारा जो रिपोर्ट कार्ड होता है उसको 360 डिग्री यानी कहीं से भी घुमाओ पूरा गोल कर देंगे। यानी अभी हम कहते हैं ना पहली परख में इतना आया, दूसरी परख में इतना आया, फर्स्ट टेस्ट इसमें इतने नंबर आए, नहीं, अब नंबर सिस्टम में उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्स्ट्रा करिकुलम, उसकी एक्टिविटी, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका जो भी है वो समग्र विकास जो होना चाहिए, उस समग्र विकास के अंक देते हुए उसका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। और वो टीचर से लेकर के उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि उसका सहपाठी जो है ना, यानी को जो साथ में बच्चा बैठता है वो भी उसको अंक देगा। होता है, लेकिन अब इसको क्या है कि सिस्टम में डालें, अभी सब जगह उसको इम्प्लीमेंटेशन या 10 नंबर का पेपर है, 5 नंबर के कॉपी किताब में से जो पार्ट नहीं है उसके है, और 5 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के बच्चा क्या करता है, कैसे रहता है, कैसे स्कूल जाता है, उसका व्यवहार कैसा है, तो पाठ्यक्रम के बराबर आंतरिक मूल्यांकन। तो वो जो सिस्टम है उसमें वो उसके साथ में बैठा हुआ जो बच्चा है वो भी उसके विषय में अंक देगा। इस तरीके का जो जो अंक सिस्टम है उसके आधार पे उसका जो वोकेशनल जो ट्रेनिंग होगी, उसकी स्टडीज होगी, वो सारा अंक मिला करके उसका रिपोर्ट कार्ड ऐसा बनेगा। तो वो मैं यही, वो क्या है कि सिस्टम में इन चीज़ों को, और उसके अंदर ये जो आपने बताया वो काफी बात है, उसमें प्रोसेस के अंदर आ जाती है। तो यही है
तो उस चीज़ को अच्छी तरीके से लागू हो, उसका सिस्टम जनरेट हो, उसके लिए बाकायदा मूल्यांकन हो, उसके लिए लोग रिसर्च करें। अध्यापकों को पता है, नहीं अधिकारियों को पता है। अधिकारी भी आ जाए तो वो इंस्पेक्शन करेंगे, उनको उसको ही पता नहीं है कि ये बात तो क्या है। अब इसमें 3-4 प्रमुख बच्चों को पास करना है, तो आप क्या करोगे? कॉपी में बच्चा 1 नंबर ला रहा है, 2 नंबर आ रहे हैं, मूल्यांकन देके उसको पास वो करना कैसी है ये सब? और पासिंग मार्क्स देके उसको आज पास से- करो। अगर आज पास से- नहीं करते तो टीचर की ट्रांसफर हो जाएगी, टीचर को आज से 20-25 साल पहले, 2000 से पहले जो सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी का जो रिजल्ट रहता था वो आपको हमको सबको पता है कि 40 से ऊपर नहीं जा पाता था कभी। 40, 30 और 40 के बीच में ही रहता था, पर आजकल 90 तक जा रहा है। उसका कारण ये है कि पुलिस की इस टाइप बना दी है कि अधिकांश वो क्या है, इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कुल मिलाकर के जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को कुछ लोग गवर्न करते हैं, यानी प्रिंसिपल, स्कूल टीचर या जो है वो आपस में तय करके उनको क्या करना है कर लेते हैं, ऐसा जैसे आप बता रहे हो। तो उसको क्या होता है कि जब मॉनिटरिंग करना शुरू हो जाएगा सब जगह, जब वो सिस्टम लागू हो जाएगा प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी, तो वो सिस्टम अपने आप ही रन करने लग जाएगा, अभी जो पूरा अच्छी तरीके से नहीं चल रहा। अब इसमें कुछ चल रहा है सर, ये भी सक्सेस नहीं है। हमारे 50 बच्चे हैं मेरे पास, उसमें से 20 बच्चे तो कह रहे हैं हाँ मैडम अभी नहीं, शाम को करेंगे, मेरे पापा रात को 10 बजे आएंगे, उस समय बात करना है, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना देखेंगे। 30 बच्चे तो कह रहे हैं हम गाँव में, हमारे पापा तो जोधपुर में खेती का काम करे, 100 रुपये में 500 रुपया मांगे, अरे पॉकेट बैठा पासबुक ले ले, वैसा काम कर ले, तो वो इनका इसमें ये भी जिक्र आया है कि जो कोचिंग सिस्टम है, जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं या जो कुछ भी है, या जो पासबुक सिस्टम है, उसको भी ये किस तरीके से ख़त्म करके और बच्चे का मतलब उसकी रटन विद्या जो होती है ना, वो रट के और एग्ज़ाम दे सकता है, उसकी बजाय वो समझे और उसको अंगीकार करे, उसको ट्रांसपेरेंट करे, अपने अंदर समाहित करे, उसके बाद परीक्षा दे और उसके बाद वो बने, तो उसका समग्र विकास होगा। इसका मूल मोटो इस एजुकेशन सिस्टम का ये है। इसमें कुछ 2-4 बिंदु और हैं, उसको पूरा करके, क्योंकि समय पर्याप्त हो गया। इसमें एक जेंडर समावेशी निधि का भी जिक्र किया है। जेंडर समावेशी निधि यानी जो महिलाएं, बच्चियां हैं या जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, उनके लिए भी एक अलग से निधि बनाई जाएगी, उससे उनको पोषित किया जाएगा, जिसमें कुछ साइकिलें देना, नहीं जो सिस्टम चलता है। कुछ जगह ये भी होगा कि जो हायर सिस्टम में, जैसे कॉलेज लेवल में या कहीं पे उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उस हायर सिस्टम से जो है, उस निधि से जो है उनको कुछ आर्थिक सहयोग करके और वो वापस उसमें लौटा दें, ऐसा एक सिस्टम भी बनाने की बात की है। कुछ नवोदय विद्यालय जैसे चलते हैं, कुछ कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय चलते हैं, ऐसे विद्यालयों की तर्ज पर वो तो चलेंगे, बंद नहीं होंगे, लेकिन जहाँ दूरगामी क्षेत्र है, जहाँ बच्चे पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ कुछ हॉस्टल्स जो है शुरू करके और उस विद्यालय को बात करने की इसमें बात की गई है। दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी एक एजुकेशन पॉलिसी में जिक्र किया है, उनकी जो ब्रेल लिपि और वो सिस्टम और उसका कॉलेज और अधिकतम सुगमता से मिले, इसकी भी इसमें बात की है। दूसरा, स्कूल और शिक्षकों का अनुपात और गुणवत्ता शिक्षा करने की बात की है। इसमें ये भी कहा है कि 2025 तक स्कूलों का समूह बनाने का जिक्र किया है, यानी कि एक बढ़िया स्कूल जिसमें सारे सब्जेक्ट और सारी चीज़ें हों। जैसे अभी भी कुछ जगह चला है, 10वीं तक का एक स्कूल होता है, फिर 5वीं के 3 स्कूल उसके नोडल नीचे होते हैं, ये होता है, ये गवर्नमेंट सिस्टम में अभी चल रहा है। तो वैसे ही इस सिस्टम को और मजबूत करते हुए उस क्षेत्र में विशेष रूप से एक बढ़िया टॉप का स्कूल जिसमें सारे सब्जेक्ट सारी चीज़ें हों, ताकि वहाँ पूर्ति नहीं हो तो वो वहाँ से उसकी पूर्ति की जा सके, इसका इसमें जिक्र किया है। एक इसमें बाल भवन का भी जिक्र किया है कि जगह जगह बाल भवन बनाने का भी करेंगे, जिसमें बच्चा जब परीक्षा खत्म हो जाए, छुट्टियां हो, तो वहाँ चला जाए, उसको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम, कुछ एक्स्ट्रा गतिविधियों मिले। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना भूल गया, 6ठी का जो हमारा सिस्टम जब शुरू होगा उसमें बच्चों को कोडिंग सिखाना शुरू कर देंगे। इस पॉलिसी में ये जिक्र आया है कि कोडिंग का मतलब ये सॉफ्टवेयर बनाना, ये जो ऐप बनाना, इसमें जो कोडिंग होती है ना, जो SQL और HTML और ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के जो विषय हैं, वो 6 क्लास में जब बच्चा आएगा, जब उसको कोडिंग वहाँ से सिखाना शुरू करेंगे। इसमें वो जो टेक्नोलॉजी की जो आवश्यकता होती है उसको और इंटरवेंशन करने का इसमें बात उन्होंने की है। एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF बनाने का भी इसमें जिक्र किया है। तो DBT, DGT, IIHMR, ICAR, UGC, ये कुछ संस्थाएं हैं जो पैसे देती हैं रिसर्च के लिए, और जो रिसर्च स्कॉलर, जैसे दिल्ली का भी आपने जिक्र किया, सुना होगा, पढ़ा होगा, वहाँ कई लोग MA करके PhD करके रिसर्च के नाम पे 4-4 साल 5-5 साल रहते हैं,
उनकी फंडिंग ये एजेंसियां करती हैं। तो इन एजेंसियों को कंबाइंड करके अभी अलग अलग है, कोई अलग क्षेत्र में, कोई मेडिकल के क्षेत्र में IHMR कर रहा होता है, जैसे ICR एग्रीकल्चर क्षेत्र में करता है, ऐसे UGC एकेडमिक सेक्शन में करता है। तो इन सारों को मिला करके एक NRF के नाम से फंड बनाएंगे और वो रिसर्च के लिए, इसके लिए काम देगा। इस तरीके से इसको करेंगे। एक अंत में 2 विषय और है मेरे पास, वो मैं कह के फिर इसमें लूज फॉल क्या है हमारी दृष्टि से वो बता के इस विषय को पूरा करूँगा। 4-5 इंस्टीट्यूशंस जैसे मैंने आपको बताया अभी, एक ICAR है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, एक VCI है, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, एक NCTE है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो BEd को मान्यता देता है, एक आर्किटेक्चर काउंसिल है, COA काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, वो आर्किटेक्चर कॉलेज और इनको मान्यता देता है, एक फार्मेसी को लेकर के है PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी तरीके से जो NCVET जो इंजीनियरिंग कॉलेज ITI और इनको जो मान्यता देता है पॉलिटेक्निक को, वो है NCVET। ये सारे जो मिला करके ये अभी अनुसंधान परिषद के हैं जो अलग अलग कॉलेजों को मान्यता देना, उनको पढ़ाना, उनके जिक्र करना, ये सारा काम देखते हैं। इन सबको पुनर्गठन करके क्लब करके एक PSSB बनाएंगे जो व्यवसायिक मानक सेटिंग निकाय होगा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग ब्यूरो, इस नाम से एक बनाएंगे जो कुल मिलाकर के सारे जो अलग अलग जो डिसाइपल्स हैं उनका एक स्टैंडर्ड मानक तय करें, इंजीनियरिंग का, फार्मेसी का, इस सारा। इस पूरे सिस्टम में जो ये पॉलिसी 2020 है, इसमें से लॉ और मेडिकल नहीं आएगा, इन दोनों को दूर रखा है। बाकी पूरे सिस्टम में ये काम करेंगे। मेडिकल का जो सिस्टम चल रहा है उसमें ये छेड़छाड़ नहीं करेंगे। विधि का जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का और जो सिस्टम चलता है उसमें इस विषय को नहीं लिया जाएगा। बाकी सारे विषयों पे ये मिला करके काम होगा। तो ये मेरी तरफ से कुछ इस पॉलिसी के बारे में जो कुछ चीज़ें मैंने नोट की, सारी चीज़ आपके बीच में रखी। अब इसमें 2 इश्यू मेरी दृष्टि से, क्योंकि मैं स्वदेशी जागरण मंच का काम देखता हूँ, इसमें एक जो लूज फॉल हमारी दृष्टि से वो ये है संगठनात्मक रूप से कि इसमें उच्च शिक्षण संस्थाएं का जब जिक्र करते हैं तो उसमें जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जिसको कहते हैं, उस फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे अपना सेंटर शुरू करने के लिए भी छूट देने की बात कही गई है। मतलब विदेशी यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ आकर के अपना सेंटर खोल सकती है। उच्चतर संस्थान, ये 12.8 में इसका जिक्र किया है और स्वदेशी जागरण मंच का विरोध है कि भारतीय जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको डेवलप किया जाए। विदेशी यूनिवर्सिटीज़ अगर यहाँ आकर के अपने सेंटर्स खोल लेंगे तो जो अभी जो क्रैश मारामारी चलती है वो मारामारी और बढ़ेगी, क्योंकि अल्टरनेटली लोग पैसे खर्च करके MBBS और उस डिग्री के लिए भी ऐसी तैसी हो रही है सबकी, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए NRI सिस्टम और उस सिस्टम से वो सारी चीज़ों में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर विदेशी विश्वविद्यालय, उन्होंने कहा है टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ जो है विश्व की, उनमें से कोई अगर यहाँ आकर के अपना सेंटर खोलती है तो हम उसको खोलने देंगे। इवन उसके लिए हम कुछ छूट देंगे, उसके लिए कुछ हम रिलायबिलिटी देंगे, पैसे वैसे जो भी है संस्थान वगैरह खोलने में मदद करेंगे। इसका स्वदेशी जागरण मंच ने विरोध किया है, उसके लिए हमने कई जगह डाला भी है। बाकी कुल मिला के ओवरऑल अंत में मैं इस विषय को पूरा समाप्त करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप सबके बीच में रखी हैं, प्रयास किया है पूरा समग्र जो हमारा यह पॉलिसी सिस्टम है उसको मैं आपको बता सकूं, और कुछ चीज़ें आप उसमें देखेंगे, नेट पे मिलेगी, पढ़ने में आएगी। अंत में इतना कहूँगा कि जो हमारी विद्या की, जो मैंने शुरू में आपको श्लोक के साथ कहा, विद्या ददाति विनयम, ये जो हमारा मूल वाक्य जो विद्या के साथ है उसका पूरा अगर पढ़ेंगे तो ये विद्या विनय देती है, यानी नम्रता देती है, और नम्रता से हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से जो सिस्टम था आज की तारीख में जो बेरोजगारी को बढ़ा रहा है, रोजगारों की संख्या बढ़ा रहा है, और अपने आप को बाबू या अफसर कहने के चक्कर में आदमी काम धंधा छोड़ करके और बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है। और आने वाला सिस्टम गवर्नमेंट कोई सी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे BJP आ जाए, चाहे UPA कोई भी आ जाए, उसकी कोई ताकत नहीं है कि वो सबको सरकारी नौकरी दे सके या कुछ भी कर सके। और ऐसी स्थिति में अगर हमारा यह सिस्टम नहीं बदलता है, अगर हम रोजगारोन्मुखी रोजगार नहीं दे पाते हैं, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या का देश एग्रीकल्चर बेस्ड और इन सारे सिस्टमों से अगर दूर चला जाएगा, सारे युवा अगर सरकारी नौकरी के लिए और उस कोचिंग के लिए और उसके लिए करते रहेंगे, तो आने वाले समय में हमारा यूथ जो हमारी ताकत है, युवा देश जिसको हम कहते हैं पूरे विश्व में, उस युवा की ताकत को सिर्फ इन कंपटीशन और एग्जाम के चक्कर में अपना खंडित कर देगा। और लास्ट में जाते जाते, जैसे मैंने आपको कहा, 28-30 साल की उम्र में जाकर के वो बिजनेस उस लाइन में जाएगा। तो ऐसी स्थितियाँ ना बने और हमारे देश का समग्र विकास हो,
जिस देश की हम कल्पना करते हैं कि वो पूरा विश्व का सिरमौर बने, तो एजुकेशन सिस्टम का जो मूल लक्ष्य इसमें दिया गया है कि हम पूरे विश्व में भारत को एजुकेशन में, विद्या के क्षेत्र में अग्रणी बनाएंगे। मुझे लगता है यह पॉलिसी इंटरवेंशन बहुत आवश्यक है। और अंत में मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा, यह जो मैंने विषय रखा है ज़रूरी नहीं है सारा आप किसी को बता पाएँ, लेकिन मुख्य बिंदु जो मैंने आपको बताया, जो सिस्टम चेंज हो रहा है, इसका जो मूल उद्देश्य है कि हम रोजगार परक स्टूडेंट्स तैयार कर सकें। उन सारी चीज़ों को हमें समाज में कहना है, क्योंकि यह सामाजिक जागरण का भी एक विषय बनेगा। अन्यथा क्या होगा, एक बहुत बड़ी लॉबिंग सेंटर्स होते हैं, बहुत बड़े लोग हैं जो ऑलरेडी इस पे काम करते हैं, जो नहीं चाहते कि हमारा इस तरीके का कुछ सिस्टम डेवलप हो, वो उसमें अपने डाल डाल के सजेशन डाल के ये डाल के, क्योंकि एक उनका बड़ा नेटवर्क ट्विटर और उसके माध्यम से चलता है, और वो उस पॉलिसी की खामियां, और ये इसमें गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करके उसको अगर समृद्धशाली बना देंगे तो, क्योंकि आजकल सिस्टम ये चलता है कि जिसका बहुमत उसकी बात मानी जाती है, तो ठीक ऐसे हमारा बहुमत अगर इस पॉलिसी के फेवर में है, तो आज जो यहाँ हम बैठे हैं, भाई साहब अभी लिंक बताएंगे, उस लिंक के माध्यम से हमारा सजेशन 30 तारीख तक जाए, मेरा ही नहीं जाए, कम से कम मैं 10-20 लोगों के और इसमें अच्छे सजेशन भेजूँ, ताकि यह जो पॉलिसी है वो आगे फ्रेमवर्क हो और पॉलिसी सरकार इसको लागू कर सके, और आने वाले भविष्य में 2030-2040 ईश्वर की दया से हम जीवित रहते हुए इस सारे सिस्टम को बदलता हुआ देख सकें। इसी कामना के साथ आप सभी का धन्यवाद।